नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं पूर्णिमा। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। बिहार में 20 महीने पुराना जेडीयू आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन टूटने के बाद आज नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ चौथी बार सरकार बना ली। आज सुबह करीब 10 बजे नीतीश कुमार ने छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। नीतीश कुमार ने बुधवार शाम करीब 6:30 बजे इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के कुछ ही घंटे बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी की मदद से सरकार बनाने का दावा पेश किया। नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। हमने जो भी निर्णय लिया है, कल भी कहा था, बिहार के हित में होगा, बिहार के लोगों के हित में होगा, वही निर्णय लेंगे और बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के हित में, न्याय के साथ विकास के लिए, तरक्की के लिए हम सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय किया है और बिहार वासियों को आश्वस्त करूंगा कि हमारी प्रतिबद्धता बिहार के लोगों के प्रति है, जनहित के प्रति है। पहले की तुलना में निश्चित आपको बदलाव दिखाई पड़ेगा और जो एनडीए की सरकार का जो शुरू का 7.5 साल था, उसमें जिस तरह का विकास और काम हुआ है, उसी प्रकार का विकास और काम इस बच्चे में 40 महीनों में बिहार के अंदर दिखाई पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को बधाई दी। ट्विटर पर पीएम मोदी ने लिखा, नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार जी को बधाई। बिहार की तरक्की और संपन्नता के लिए साथ काम करने की दिशा में उत्सुक हूँ। 28 जुलाई यानी कल नीतीश कुमार सरकार बहुमत साबित करेगी। विश्वास मत हासिल करने के बाद नीतीश अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों से 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। के सवाल पर नीतीश सरकार ने आज तक न कॉम्प्रोमाइज किया है, न करेंगे। इसलिए भ्रष्टाचार के सवाल पर भी ना उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, न करेंगे, सरकार रहे या ना रहे। नीतीश कुमार छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। 2 बार आरजेडी के साथ, 4 बार एनडीए के साथ सरकार बनाई है। नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक 7 दिन तक एनडीए के साथ बिहार के सीएम बने थे। 24 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2010 तक दूसरी बार और 26 नवंबर 2010 से 20 मई 2014 तक तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे। 22 फरवरी 2015 से 20 नवंबर 2015 तक चौथी बार और 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक 5वीं बार आरजेडी के साथ सरकार बनाई। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीट हैं। जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने 131 विधायकों के साथ समर्थन का दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो सकती है। शरद यादव के लिए कैबिनेट मंत्री के अलावा एक राज्य मंत्री का पद जेडीयू मांग सकता है। आरजेडी से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने पर लालू यादव ने नीतीश कुमार को अवसरवादी, ढोंगी और भस्मासुर करार दे दिया। लालू यादव राज्य में चारा घोटाले की सुनवाई के लिए पहुंचे हुए हैं। राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लालू ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। बहुत बड़ा अवसरवादी नेता निकला। जब हमको मैंडेट मिला 5 साल के लिए सेकुलर ताकतों को, बीजेपी के खिलाफ हुआ। आरजेडी पूरे बिहार में आज के दिन को विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है। लालू यादव ने कहा, बीजेपी और नीतीश के बीच मैच पहले से ही फिक्स था। भोले शंकर बाबा की तरह बोल दिया जाओ, ये तो भारी भस्मासुर निकला। ये बिल्कुल मैच फिक्स था, ये जानो। लालू ने दावा किया कि सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से सरकार बनाने का पहला मौका आरजेडी को मिलना चाहिए था। सत्ता लुप्त हम लोग नहीं हैं। हम 15-20 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। लोअर कोर्ट हमको कन्विक्ट किया। उस कन्विक्शन में नीतीश कुमार का भारी योगदान है लोअर कोर्ट से। अब इस चीज को कैसे आनन फानन में हमको सजा कराया गया, क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार का डाइवोर्स हो गया था। बुधवार रात को आरजेडी विधायकों ने तेजस्वी यादव के साथ विधानसभा तक मार्च निकाला और सुबह होते ही
आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पटना में महात्मा गांधी सेतु को जाम कर दिया। कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार पर महागठबंधन को तोड़ने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि नीतीश के फैसले की करीब 4 महीने पहले ही उनको जानकारी मिल गई थी। हमें मालूम था कि 3-4 महीने से प्लानिंग चली। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में यही प्रॉब्लम है, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। कोई मतलब नियम नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी कर देते हैं। बिहार की बदली सियासी तस्वीर को लेकर कांग्रेस विधायक दल की थोड़ी देर बाद करीब 4:30 बजे बैठक होने वाली है। लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ बेनामी संपत्ति और होटल टेंडर में गड़बड़ी और धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया है। होटल टेंडर घोटाला केस में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 7 लोगों और एक कंपनी को आरोपी बनाया है। सीबीआई ने 5 जुलाई को एफआईआर दर्ज की और 7 जुलाई की सुबह लालू यादव और उनके परिवार से जुड़े 12 ठिकानों पर छापे मारे थे। सीबीआई की एफआईआर के बाद नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की बीजेपी ने मांग तेज की। जेडीयू ने तेजस्वी यादव को सफाई देने को कहा, लेकिन लालू यादव ने दावा किया कि नीतीश कुमार ने न इस्तीफा देने को कहा था और न ही सफाई देने को कहा था। कल सुबह लालू यादव ने आरजेडी की मीटिंग में दावा किया कि नीतीश ने कभी इस्तीफा नहीं मांगा। शाम 5 बजे जेडीयू की बैठक हुई और करीब 1 घंटे बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। बिहार में बदले सियासी समीकरण के बीच जेडीयू में बगावत की खबरें भी तेज हो चुकी हैं। आज दोपहर बाद जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिले। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के फैसले से शरद यादव नाखुश हैं। सूत्रों की माने तो शरद यादव का कहना है कि महागठबंधन तोड़ने का बिहार में गलत संदेश जाएगा। शाम 5 बजे शरद यादव ने दिल्ली में अपने घर पर जेडीयू नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में जेडीयू के राज्यसभा सांसद वीरेंद्र कुमार और अली अनवर भी शामिल होंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी जमीर की आवाज़ सुन करके अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर बीजेपी के साथ जाना पसंद किया है, तो उसी तरह से मैं भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़, अपने जमीर की आवाज़ सुन करके मुझे बीजेपी के साथ जाना गवारा नहीं है। बगावत के सुर आरजेडी में भी सुनाई दे रहे हैं। बिहार के गायघाट से आरजेडी विधायक माहेश्वर यादव ने लालू प्रसाद यादव पर पुत्र मुंह में महागठबंधन तोड़ने का आरोप लगाया। देखिए, गठबंधन टूटने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। जिस दिन सीबीआई का छापा पड़ा उसी दिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव अगर अपना इस्तीफा दे दिए हुए होते तो वे आज बिहार के और बहुत बड़े नेता हो जाते। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीट है। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 122 है। जेडीयू ने अपने 71 और एनडीए के 58 विधायकों के अलावा 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का भी दावा किया है। जेडीयू के 71 विधायकों में 11 यादव और 5 मुस्लिम विधायक हैं। तो सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अगर 11 यादव और 5 मुस्लिम विधायक बगावत करते हैं तो फ्लोर टेस्ट में बहुमत का आंकड़ा बिगड़ भी सकता है। आज पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की दूसरी पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया। पीएम ने कलाम की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने स्मारक के कैंपस में ध्वजारोहण किया। इसके बाद वीणा बजाते कलाम की मूर्ति का अनावरण किया। इस स्मारक की खास बात यह है कि इसमें कलाम की प्रतिकृतियां रखी गई हैं। इन प्रतिकृतियों के जरिए स्मारक में कलाम के जीवन के पलों को सजीव करने की कोशिश की गई है। इस मौके पर पीएम मोदी पूर्व राष्ट्रपति के परिवार से भी मिले। पीएम ने परिवार की एक बच्ची को गोद में बिठाया और दुलार भी किया। पीएम मोदी ने कलाम स्मारक के उद्घाटन के बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया। फ्रेंड्स, डॉक्टर कलाम ने अगर अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेरणा अगर किसी को दी है तो हमारे देश के नौजवानों को दी है। आज का युवा अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता है, खुद दूसरों को रोजगार देने वाला बनना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीली क्रांति योजना के तहत लाभार्थियों को नौकाएं देने के मंजूरी पत्र भी बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अयोध्या से रामेश्वरम तक एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई।
रामेश्वरम के धनुषकोडी में मछुआरों की बस्ती में 1931 में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। 27 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हुआ था। जिस जगह डॉक्टर कलाम को सुपुर्द खाक किया गया था, उस जगह उनकी याद में स्मारक बनाया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 15 करोड़ की लागत से इस स्मारक का निर्माण किया है। रामेश्वरम से कलाम संदेश वाहिनी प्रदर्शनी बस को पीएम ने रवाना किया है। ये बस 15 अक्टूबर को डॉक्टर कलाम की जयंती पर राष्ट्रपति भवन पहुंचेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल आज चीन में है। डोवल चीन में 2 दिवसीय ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। चीन में ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हो रही है। सदस्य देशों के NSA चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिक्स के सदस्य देशों के साथ बैठक के अलावा अजीत डोवल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। चीनी अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार दोपहर को डोवल और जिनपिंग के बीच बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के दौरान अजीत डोवल सिक्किम के डोकलाम में जारी सीमा विवाद का मुद्दा उठा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शी जिनपिंग के साथ मीटिंग से पहले डोवल चीन के स्टेट काउंसलर यांग जियोची से अलग से बातचीत करेंगे। अजीत डोवल और यांग दोनों ही भारत चीन सीमा व्यवस्था के खास प्रतिनिधि हैं। जिनपिंग और डोवल की बैठक से ठीक पहले 26 जुलाई को चीन ने एक बार फिर डोकलाम पर पीछे नहीं हटने की धमकी दी थी। चीन डोकलाम से भारतीय सेना को हटाने की मांग कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अजीत डोवल के इस दौरे का मकसद डोकलाम सीमा विवाद को सुलझाना है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अजीत डोवल की इस चीन यात्रा पर संपादकीय लिखा है। अखबार ने लिखा है कि भारत को अपना भ्रम छोड़ देना चाहिए। डोवल का दौरा सीमा विवाद को भारत की मर्जी से हल करने के लिए सही मौका नहीं है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि मौजूदा सीमा विवाद के पीछे सबसे बड़ा दिमाग अजीत डोवल का ही है। अखबार ने लिखा है कि सीमा विवाद पर डोवल अगर सौदेबाजी की कोशिश करते हैं तो उन्हें निराशा हाथ लगेगी। हम अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। डोकलाम इलाके में भारतीय सेना मुस्तैदी से डटी हुई है। भारत चीन भूटान के इस त्रिकोणीय सीमा पर दोनों ही देशों की सेनाओं की एक टुकड़ी 100 मीटर की दूरी पर आमने सामने है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सीमा पर आतंकियों की घुसपैठ को सेना ने एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। इस दौरान सेना ने 3 आतंकियों को भी मार गिराया। जम्मू कश्मीर में LOC पर एक बार फिर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। इस दौरान घुसपैठ की कोशिश करने वाले 3 आतंकियों को भी सेना ने मार गिराया। घुसपैठ की कोशिश सीमा के पास गुरेज सेक्टर में हुई। घुसपैठ की जानकारी मिलते ही सेना ने मोर्चा संभाला और सबसे पहले 2 आतंकियों को मार गिराया। बाद में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें एक घुसपैठ के बाद छिपे आतंकी को भी मार गिराया गया है। इलाके में और आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इससे पहले रविवार को भी माचिल में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकी को मार गिराया था। सेना की तरफ से इस साल अब तक घुसपैठ की 22 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। साल 2017 में अब तक सुरक्षा बलों ने 114 आतंकियों को मार गिराया है। जून 2017 में सबसे ज्यादा 30 आतंकी मारे गए। मई 2017 में सेना ने 17 आतंकियों को ढेर किया। जुलाई में अब तक 24 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। घुसपैठ के दौरान मारे गए आतंकियों के पास से सेना ने बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस कांस्टेबल की हत्या करने वाले आतंकियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात यारीपुरा इलाके में बुधवार की है। पुलिसकर्मी गौहर अहमद ड्यूटी के बाद अपनी बाइक से घर जा रहे थे, तभी 3 आतंकियों ने नजदीक से उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो शहीद हो गए। शहीद गौहर अहमद शोपियां में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में तैनात थे। हमले के बाद से ही पुलिस ने सारे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। अब तक किसी भी आतंकी का सुराग नहीं मिला है। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। बुधवार देर रात शहीद पुलिसकर्मी गौहर अहमद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद रहे। 22 जून को नौहट्टा में DSP मोहम्मद अयूब पंडित की हत्या हुई। 12 जुलाई को अयूब पंडित की हत्या में शामिल आतंकी सज्जाद अहमद मारा गया। 16 जून को आतंकियों ने अनंतनाग में SHO समेत 6 पुलिसकर्मियों की हत्या की। 1 जुलाई को SHO समेत 6 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल आतंकी बशीर लश्करी मारा गया। वारदात के वक्त कांस्टेबल गौहर अहमद शोपिया से अपने घर कुलगाम की तरफ जा रहे थे, तभी कांगीकुला पुल के पास आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के शिक्षा मित्रों ने प्रदर्शन तेज कर दिया है। प्रदर्शनकारी सरकार से मामले में दखल की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के कई इलाकों में शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन जारी है। समायोजन रद्द होने से नाराज शिक्षा मित्र सरकार से कानून बनाकर मामले में दखल की मांग कर रहे हैं। कई जिलों में बड़ी संख्या में पहुंचे शिक्षा मित्रों ने बीएसए दफ्तर पर प्रदर्शन किया और धरना दिया। कुछ जगहों पर इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को बुलाना पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते, ताले लगा देंगे। हमारा मकसद ही क्या है स्कूल में जाने का? स्कूल में जाने का मकसद हम पढ़ाएंगे तब यदि हमें रोजगार मिलता है, और रोजगार तो छीन कर रहेंगे हम, सवाल ही पैदा नहीं होता यदि सरकार हमें रोजगार नहीं देगी। निरस्त हो गया, रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये हमारे साथ राजनीति है और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में हमें सम्मिलित किया था कि 3 महीने के अंदर आपको जो है आपका समाधान कर दिया जाएगा। समाधान तो क्या हुआ, हमारा जो पहले लगे हुए थे वो भी हटा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा समाधान निरस्त कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान अपने अपने जिलों में अधिकारियों को पीएम और सीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपा। 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 1,72,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 1,72,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया। कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को टीईटी पास करने के लिए 2 मौके दिए। शिक्षा मित्रों को अगले 2 साल में टीईटी परीक्षा पास करनी होगी। टीईटी के लिए शिक्षा मित्रों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी अदालत ने दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों के समायोजन को पहले ही रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से इस वक्त आधे से ज्यादा हिंदुस्तान मुश्किल में है। नदियों में पानी का जल स्तर खतरे के निशान के पार है। बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा बुरा हाल गुजरात का है, जहां बाढ़ की वजह से अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को बनासकांठा जिले में बाढ़ से 29 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 14 सदस्य शामिल हैं। बनासकांठा में हालात की गंभीरता को देखते हुए आर्मी को लगाया गया है। यहां राहत कार्य में आर्मी की 15 टीम और 12 नाव दिन रात काम कर रही हैं। इस दौरान आर्मी ने बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। बाढ़ की वजह से गुजरात के सैकड़ों गांव का संपर्क दूसरे इलाकों से टूट चुका है। इन इलाकों में प्रशासन की पहुंच भी नहीं है। ऐसे में खुद गांव वाले ही एक दूसरे को जागरूक करने में जुटे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की कई टीमों को लगाया गया। वहीं लोगों को मेडिकल सुविधा और खाना पहुँचाने के लिए सरकार के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाएं भी जुटी हैं। गुजरात में थोड़ा बारिश ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार में थोड़ा पानी का प्रॉब्लम लोगों को, इसलिए खाने का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए अपना जो बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था है और वो संस्था की तरफ से जो अपना अटलादरा बड़ौदा मंदिर, वहाँ जैसे बीएपीएस मंदिर में से लोगों के लिए खाने के लिए यहाँ से फूड पैकेट तैयार होता है। ऊपर से आदेश आया है गवर्नमेंट से कि भाई लोगों के लिए तुम थोड़ी राहत करो। तो जैसे हमारा गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज की आज्ञा से यहाँ फूड पैकेट की सब सेवा वो चालू है। यहाँ बहुत सारे स्वयंसेवक भी आ रहे हैं, सेवा करते हैं वो यहाँ। बारिश की वजह से अब तक करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बाढ़ की वजह से असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, यूपी और बिहार में भी हालात खराब हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित हैं। 9 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में नर्मदा कैनाल के आसपास के गाँव को खाली कराया गया। झारखंड के जमशेदपुर में हालात का जायजा लेने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची। बाढ़ और बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में नदियां उफान पर हैं और ऐसे में कई ऐसे इलाके जहां डैम के फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही।